मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 22 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। कुछ टॉपिक्स तो आज यहाँ पे रिपीटेड से ही हैं, थोड़ी रिवीजन हो जाएगी आपकी। जैसे ओएनडीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओएनडीसी के प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, रिसेंटली न्यूज में क्यों है, थोड़ा हम लोग ये देखने वाले हैं। रिपीटेड सा टॉपिक है, ज्यादा समय इसमें हम नहीं नहीं लगाएंगे। उसके अलावा आज एक टेक्स्ट सेक्शन आया है जिसमें सॉल्ट के बारे में बताया गया, मतलब हम जो नमक खाते हैं हमारे खाने में, उसके बारे में बात की गई है। इसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्यों है, न्यूज में क्यों है, टेक्स्ट सेक्शन दिया गया है। उसके अलावा पैन जीनोम मैप क्या होता है, इसका भी आपको मैं बताऊंगा कि जीनोम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, थोड़ी हिस्ट्री वगैरह इसकी हम लोग जानेंगे। ये भी आज का टेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है। उसके अलावा कोड का एक नया एक डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड में। जो कोड मेंबर्स हैं कुछ नया डेवलपमेंट करना चाहते हैं ताकि चाइना को काउंटर यहाँ पे कर सकें, तो उसके बारे में बात करेंगे एडिटोरियल सेक्शन में। और उसके अलावा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में चल रहा है, थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे। कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करवाया गया है काफी रिच कंटेंट है, थोड़ा इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। टॉपिक आपको रिपीटेड नजर आ सकते हैं लेकिन कंटेंट के अंदर डेफिनेटली कुछ नए पॉइंट आपको दिखेंगे यहाँ पे। चलिए जी, आज फ्रंट पेज पे क्या न्यूज है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। SBI U-turn, नो आईडी कार्ड स्लिप टू स्वैप 2000 नोट्स। आपको ये पता ही है कि भैया आरबीआई ने कह दिया है कि आप जो है जल्दी से जल्दी अपने 2000 के जो नोट्स हैं उनको बैंक में लेके जाइए और उसको जाके आप जो है 500 रुपए के या 100 रुपए के नोट में उसको आप आराम से उनसे बदले में ले लीजिए, एक्सचेंज करवा लीजिए बेसिकली। तो ये उन्होंने कहा है। अब ये इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ऐसा क्यों हुआ। 2000 के नोट वैसे भी कई साल पहले ही प्रिंट होने बंद हो गए हैं। तो 4-5 साल की उनकी एज थी, वो 2017-18 के बाद में फिर ये नोट प्रिंट हुए नहीं थे, है ना। वैसे भी अगर आप एटीएम से जाते हो तो 2000 का नोट निकलता नहीं है, मार्केट में आपको देखने को मिलता नहीं है। तो इनका जो पर्पस था उन्होंने फुलफिल कर दिया था। और इस समय हमारी मार्केट में 8 से 10% ही जो है 2000 के नोट टोटल सर्कुलेशन में है। और ये भी आम जनता के पास नहीं है, ये भी बिजनेस के पास या बैंकों के पास ही है लगभग लगभग, है ना। आम आदमी के पास अगर 2000 का नोट मिलेगा तो वो तो बेचारा बहुत मुश्किल है वैसे तो, है ना। जो थोड़े अमीर आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, हो सकता है भाई किसी के पास काला धन भी हो 2000 का नोट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन काला धंधा करते हैं, लेकिन ब्लैक मनी के रूप में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ 2000 का स्टोरेज हो सकता है। खैर वो ज्यादा कंसर्न नहीं है सरकार का, बस सरकार का ये कंसर्न है कि जल्दी से जल्दी नोट आप जाके एक्सचेंज करवा लीजिए। एक बार में आप 20,000 रुपए तक का ही जो है कैश जाके करवा सकते हो। 20,000 से ज्यादा आप अगर करवाओगे तो फिर थोड़ी डिटेलिंग आपको मांगते हैं। लेकिन आरबीआई ने ये कहा कि अगर आप नोट एक्सचेंज कराने जाओगे हमारे बैंक में तो आपको केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा। अब इसी को लेके जो है कल सोशल मीडिया वगैरह में और मीडिया में हंगामा हो रहा था, तो फाइनली एसबीआई ने कहा है कि नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपसे कोई आईडी कार्ड नहीं मांगेंगे, क्योंकि आरबीआई ने बोला ही नहीं, आरबीआई ने बोला ही नहीं है आईडी कार्ड के लिए, आप काहे आईडी कार्ड मांग रहे हो। तो ये खुद का ही कुछ ना कुछ चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। बस चलिए, तो ये तो देखिए, रिटर्न ऑफ 2000 करेंसी नोट्स टू द बोल्स्टर बैंक ऑफ ऑफर्स मनी मार्केट लिक्विडिटी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा कुछ खास इसमें है नहीं, इकोनॉमी के बारे में बताया गया है कि देखिए लिखा हुआ है 1%, 1.3% ऑफ इंडिया की जो जीडीपी है और 10.8% जो कैश है इंडिया में सर्कुलेशन में, वो 2000 नोट के रूप में है। तो जब जनता ये पैसा बैंक में देगी तो बैंकों की लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, है ना। जब लिक्विडिटी बैंकों की इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली क्रेडिट वर्दीनेस भी इंक्रीज होती है। तो एक मार्केट में एक पॉजिटिव जो है वो एस्पेक्ट बनता है क्रेडिट मार्केट के अंदर। तो ये इन्होंने बेसिकली कहा है, इसके अंदर और कुछ खास है नहीं। चलिए, स्टेलमेंट ओवर शेयरिंग ऑफ द कृष्णा वाटर टू कंटिन्यू। मामला यह है कि भैया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो कृष्णा वाटर की शेयरिंग को लेके डिस्प्यूट चल रहा था, उसके लेके किसी उसको थमने का नाम नहीं ले रहा, बेसिकली वो कंटिन्यू लगातार चल ही रहा है। देखिए, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हुए थे तो कृष्णा वाटर के जो मैनेजमेंट बोर्ड था, के आर एम बी एम, इसने डिसाइड किया था कि 34 और 66 के रेशो में पानी डिवाइड करेंगे। 34 मिलेगा तेलंगाना को और 66 मिलेगा आंध्र प्रदेश को। अब यहाँ पे देख लीजिए, तेलंगाना में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है हैदराबाद, जो हमारा आईटी हब भी जिसको कहा जाता है। और हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ा सिटी है, उसमें बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है यार। और वो जो तेलंगाना वाला जो एरिया, आपको ये भी पता है कि वो एक सेमी ड्रॉट एरिया है तेलंगाना। वहाँ पे पानी की वैसे भी कमी है ना। एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह के लिए, इरिगेशन के लिए चाहिए वो, तो उनके पास वैसे भी नहीं है। और हैदराबाद एक बड़ा सिटी होने की वजह से वैसे भी नहीं है। तो तेलंगाना कह रहा है कि भैया इसमें 34 में तो कुछ भी नहीं होता यार, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है, तो मुझे ज्यादा पानी चाहिए। जब बना था, आंध्र प्रदेश जब हुआ करता था, तो 811 जो मीट्रिक
क्यूबिक मीटर जो है उनको पानी देने की बात की गई थी, जिनमें से 512 जो मिलेगा आंध्रा को, और 299 मिलेगा तेलंगाना को। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया मेरे लिए काफी नहीं है। तो ये बेसिकली हंगामा वहां पे चल रहा था, और इसको थमने का नाम अभी नहीं ले रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हाथ में है अभी सारी चीजें, जो होगा वो देखी जाएगी। आपको बताता चलूं, हमारे कंट्री में बहुत सारे रिवर्स को लेकर डिस्प्यूट हैं। नर्मदा को लेकर डिस्प्यूट है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बीच में। वंशम धारा को लेकर डिस्प्यूट है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बीच में। गोदावरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट है कौन कौन से में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में। कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के अंदर। और यहाँ पे देखिए, ये आती है हमारी कृष्णा रिवर, ठीक है, भीमा, तुंगभद्रा वगैरह वो सब इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आती हैं। और यहाँ से फिर आपका जो विजयनगर एम्पायर है वो शुरू होता है फ्रॉम कृष्णा रिवर टू कन्याकुमारी। तो कृष्णा वाटर को लेके हमारे यहाँ पे डिस्प्यूट है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। लेकिन जो आर्टिकल है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बात करता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, और ये हमारे यहाँ पे जो अपना जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है 1956, इसके तहत अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है वो डिस्प्यूट बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे गोदावरी ट्रिब्यूनल बना था 1969 के अंदर, ठीक है। उसी समय जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बना था। ये वन वाला है, देखिए वन लिखा हुआ है इसके आगे। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, यहाँ पे तेलंगाना का नाम नहीं है क्योंकि तेलंगाना उसमें बना ही नहीं था। तो ये भी 1969 के अंदर बनाया गया था। और इस ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन दिया था 1976 में, और ऊपर वाले ने अपना डिसीजन दिया था 1980 के अंदर। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट बनाया गया था 1969 के अंदर ही, इसने भी अपना 1979 में दे दिया था। रावी एंड द ब्यास रिवर, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में इशू चलता है, 1986 में बना था। और इसने अपना जो डिसीजन है 1987 के अंदर सुना दिया था। ये मामला अभी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सोच के देखिए कितने साल हो गए हैं। कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट बनाया गया था 1990 के अंदर, और ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। कृष्णा वाटर रिवर डिस्प्यूट 2 बनाया गया था 2004 के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डिसीजन 2010 में आ गया था, लेकिन फिलहाल ये कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। वंशम धारा को लेकर भी बनाया गया था 2010 में। और मंडाई जो रिवर है, इसमें गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आता है, ये भी 2010 के अंदर बनाया गया था। ये सारे डिस्प्यूट जो है बेसिकली वो अभी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। देखिए यार, दो लोग एक जैसे एक तरह से खुश नहीं रह सकते। अगर आप उसको थोड़ा ज्यादा दोगे, उसको कम दोगे, बराबर भी नहीं दे सकते, क्योंकि पॉपुलेशन अलग होती है, ओरिजिनेट अलग होती है, वो सारी चीजें है ना, रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो उसको लेके तो इश्यू चलेंगे, अभी ये पेंडिंग चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। क्योंकि 1 जून से क्या है, नया वाटर ईयर शुरू हो जाता है 1 जून से, क्योंकि जून को क्या है, मानसून आता है। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन जो अपना वोटर ईयर है वो जून 1 से शुरू होता है। तो नया साल, साल, नई मॉनसून, पुराना डिस्प्यूट, है ना, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर थोड़ा सा बात करें इसके बारे में, तो 1969 के अंदर जब ये बनाया गया था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जिसने अपना डिसीजन 1973 के अंदर रिपोर्ट अपनी पेश कर दी थी, उस समय जो भी डिसीजन लिया गया था वो माना नहीं गया था। फिर बनाया गया था सेकंड KWDT 2004 के अंदर, जिसने अपनी 2010 के अंदर रिपोर्ट दिया था, जिसमें 60% कहा गया था कि दैट कृष्णा वाटर एट द 65% डिपेंडेबिलिटी फॉर सरप्लस फ्लो एज फॉलोज। 81 TMC दिया गया था महाराष्ट्र को, ये आपने ध्यान रखना है। 177 दिया गया था कर्नाटका को, और 190 TMC दिया गया था आंध्र प्रदेश को। अब 190 TMC में से जो आंध्र प्रदेश ने उसको तेलंगाना को भी बांट के देना है, कि रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट के अगेंस्ट में आंध्र प्रदेश जो है वो कहे चले गए सुप्रीम कोर्ट में 2011 में। उन्होंने कहा कि भैया मेरा इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे तो ज्यादा चाहिए, है ना। तो 2011 में वो चले गए। 2011 में जाने के बाद फिर 2013 में क्या किया, यह जो अपना डिस्प्यूट बॉडी थी ट्रिब्यूनल, इसने अपना एक और रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट से भी आंध्र प्रदेश खुश नहीं हुआ, और फिर से उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 2014 के अंदर चैलेंज कर दिया। तो अभी तक वो कोर्ट के अंदर चल रहा है। और फिर बन गया भाई इधर से तेलंगाना। अब तेलंगाना बनने के बाद चीजें और बिगड़ गई। आंध्र प्रदेश तक चलो ठीक था, अब तेलंगाना के साथ भी इशू हो गए, राइट। तो कहता है, after the creation of Telangana, Andhra Pradesh has asked that Telangana be included as a separate party at the KWDT। लेकिन जो पुराना हमारा ट्रिब्यूनल बना हुआ था उसके अंदर तो तेलंगाना सेपरेट एंटिटी था ही नहीं। इन्होंने कहा कि भैया उसको सेपरेट बना दीजिए। अब वो सेपरेट तो बन गया, लेकिन उनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के, आर्टिकल 262, ठीक है। और हमारा जो रिवर वाटर बोर्ड एक्ट है वो है 1956, एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये मैंने पूरे का पूरा लक्ष्मीकांत से लिया गया है, तो इसको
तो आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़े, वही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 262 क्या कहता है? ये कहता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, मतलब एक रिवर एक स्टेट से ओरिजिनेट होके अगर वो दूसरे स्टेट में से पास होती है तो इसे इंटर जो है स्टेट रिवर कहते हैं। अंडर दिस पार्लियामेंट में बाय लॉ provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution and control of the water of any interstate water and the river valley. पार्लियामेंट कानून बना के ऐसा कर सकती है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के मामले में, और ऐसा पार्लियामेंट ने किया भी है। दो कानून बनाए हैं, पहला बनाया है रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और दूसरा बनाया है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ये दोनों जो एक्ट बनाए गए हैं वो आर्टिकल 262 की पावर का यूज करके बनाए गए हैं, ठीक है जी। रिवर बोर्ड एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि भैया इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिवर बोर्ड। रिवर बोर्ड बनाया जाए, जैसे आंध्रा रिवर बोर्ड, कृष्णा रिवर बोर्ड और कावेरी रिवर बोर्ड वगैरह, वो सब बनाए गए हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं रेगुलेशन वगैरह करने में। फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट क्या कहता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, किसके लिए? ट्रिब्यूनल बनाने के लिए, जैसा हम लोगों ने भी देखा ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, है ना। और कहता है नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू हैव ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी वाटर डिस्प्यूट। मतलब ट्रिब्यूनल एक बार डिसीजन अगर सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट की उसमें कोई खास अथॉरिटी नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ऊपर तो आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला जा सकता है। देखिए, ट्रिब्यूनल के डिस्प्यूट को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज एज सच नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होता है दो स्टेट्स के बीच में, उसको लेके आप जा सकते हो। तो ये दोनों थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चीजें होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, आप जा ही सकते हो, लेकिन ट्रिब्यूनल के टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जा सकते। जो स्टेट्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है उस केस में आप जा सकते हो, जैसा कि वो लोगों पर गए भी हुए हैं, है ना। तो कृष्णा रिवर के बारे में तो खैर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कृष्णा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उन पे बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं। कुछ डैम्स की लिस्ट मैंने आपको ये दिया है, बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में डैम्स वगैरह के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कृष्ण राजा सागर डैम, अलमाटी डैम, नागार्जुन सागर डैम, located on the Krishna River between Telangana and Andhra Pradesh. The Nagarjuna Sagar Dam is one of the largest masonry map dam in the world. ठीक है जी, इंडिया का तो सबसे बड़ा है ही और दुनिया में भी सबसे बड़े मैसनरी डैम्स में से माना जाता है। मैसनरी डैम समझते हो ना क्या होता है? जहाँ पे एक्चुअली हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, सीमेंट का यूज करके, मोटार का यूज करके, वो सब करते हैं। तो इरिगेशन वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के लिए सब यूज किया जाता है। श्री सेलम डैम उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे, और ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है। उसके अलावा अपने पास आता है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, और जो विजयनगर एम्पायर था उसकी जो कैपिटल थी हम्पी, वो भी तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही बनाई गई थी। तो ये इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जुराला जो डैम बना हुआ है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रियदर्शनी जुराला प्रोजेक्ट। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द कृष्णा रिवर इन तेलंगाना। तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से थोड़ी आपको मैंने दे दिया। चलिए जी, ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं। इजरायली फार राइट मिनिस्टर विजिट अल अक्सा कंपाउंड। फार राइट का मतलब होता है कि भाई जो बिल्कुल कंजर्वेटिव होते हैं उसे फार राइट बोलते हैं, दूसरे होते हैं लिबरल वाले। तो ये थोड़ा सा देखिए क्या है इधर, ये बेसिकली जेरूशलेम के अंदर पड़ता है। जेरूशलेम के अंदर जो ओल्ड सिटी है उसके अंदर ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड थोड़ा सा कंपाउंड है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। दुनिया का सबसे होलीएस्ट साइट इसको माना जाता है, और दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूटेड पीस ऑफ लैंड इसको माना जाता है। क्योंकि आप देखिए इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, कई हजार साल पुरानी हिस्ट्री है इस जगह की। ये जो आप यहाँ पे ये डोम सा नजर आ रहा है, ये डोम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि एडम और ईव, मैं यहाँ पे एडम की बात कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि एडम का जो जन्म हुआ था वो यहीं पे हुआ था, ठीक है। जो भगवान ने पहला इंसान बनाया था एडम, ऐसा माना जाता है एज पर टू ओल्ड टेस्टामेंट एंड एवरीथिंग, यहाँ पे हुआ था। उसके बाद अब्राहम, क्योंकि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ज्यूज, ठीक है, वो एक ही उनको अब्राहमिक रिलीजन माना जाता है तीनों को। तो अब्राहम से ओरिजिनेट हुए। अब्राहम के दो बच्चे थे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि अब्राहम ने भगवान को खुश करने के लिए अपने बच्चे की जो सेक्रीफाइस करने की कोशिश की थी वो भी यहीं पे की थी। ये भी एक स्टोरी है। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि भाई जो यहाँ पे टेम्पल हुआ करता था बहुत पुराने जमाने में, वो टेम्पल भी यहीं पे बनाया गया था। तो ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और ये है, और ऐसा माना जाता है कि जो प्रोफेट मोहम्मद जी थे जब वो मक्का मदीना से यात्रा करके यहाँ पे आए थे, तो इसी जगह से
वो जो है उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की थी। उनके अपने घोड़े पे बैठ के वो स्वर्ग में चले गए थे। तो जो है वो मुस्लिम्स के लिए भी बहुत होली साइट है। और यहाँ पे देखिए ये है अल अक्सा मॉस्क, ठीक है। और ये थोड़ा म्यूजियम है, मॉस्क म्यूजियम है। तो अल अक्सा मॉस्क में रुके थे प्रॉफेट मोहम्मद जी। तो ये उस वैसे भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको दीवार नजर आ रही है इसे वेलिंग वॉल बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराने जो टेम्पल हुआ करता था उसका अभी ये पार्ट है। और ज्यूज ऐसा मानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कुछ जब समय आएगा तो यहाँ पे दोबारा से वही पुराना टेम्पल बनाया जाएगा जो पहले हुआ करता था। तो ये अपने आप में बहुत होली साइट है, डिस्प्यूटेड साइट है। और हालांकि इसकी जो पूरी सिक्योरिटी है वो अब इसराइल के हाथ में है, क्योंकि 1967 के अंदर जब वॉर हुआ था तो इसको कैप्चर कर लिया गया था बाय इसराइल। लेकिन इसकी जो अंदर मैनेजमेंट है वो जो है जॉर्डन के द्वारा और कुछ और वक्फ बोर्ड वगैरह हैं वहाँ पे उनके द्वारा किया जाता है। तो और यहाँ पे वैसे तो अलाउ नहीं किया जाता है ज्यूज पॉलिटिशियंस को, ज्यूज को एज सच। लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी सिक्योरिटी भाई इजराइल के हाथ में है तो वो लोग कई बार जो है उनके जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे आके विजिट कर लेते हैं। कंट्रोवर्सी होती है वो सारी चीजें। खैर, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी इसके इतिहास जानना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है। आप उसको जाके देख सकते हो। इसकी पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन किया गया है, मैंने किया था उसको। ठीक है, वो इजिप्ट के साथ रिलेट करके और बाइबल एंड एवरीथिंग वो सब हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। चलिए, व्हाट इज द ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स, ONDC। पुराना टॉपिक है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये दोबारा से पता नहीं था हिंदू वाले क्या करते हैं, इनके पास टाइम की कमी है या स्पेस की कमी है, बार बार एक ही आर्टिकल को देते रहते हैं। हम भी करते रहते हैं रिवीजन के लिए। तो देखिए क्या होता है भैया, ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स। ये समथिंग समथिंग वैसा ही है जैसा हमारा यूपीआई काम करता है ना। आपके पास अगर यूपीआई आईडी है तो आप गूगल पे, फोन पे, भारत पे, है ना, फलाना ढिमकाना पे सभी पे पेमेंट कर सकते हो। तो आपको पेटीएम से लेके पेटीएम में पेमेंट करने का, मान लो आपको पेटीएम में पेमेंट करना है तो जरूरी जरूरी नहीं है कि आपके पास पेमेंट का पेटीएम का ही नेटवर्क होना चाहिए। आपको गूगल पे होता है उससे आप पेटीएम में कर सकते हो। ये मैजिक होता है यूपीआई आईडी का। बस आपके पास यूपीआई आईडी होनी चाहिए। अब वैसा ही कुछ कुछ सिस्टम हम लोग डिजिटल कॉमर्स के अंदर भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लो आपको कोई सामान खरीदना है तो आपको अमेजोन के ऊपर आईडी बनाना पड़ेगा। आप अमेजोन पे जाओगे तो आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म का यूज करके सामान को खरीद सकते हो। अगर आप मान लो जोमेटो पे जाओगे तो आपको जोमेटो पे रजिस्टर करना पड़ेगा। आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो फ्लिपकार्ट पे करना पड़ेगा। स्विगी पे जाओगे तो स्विगी पे करना पड़ेगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड है और ये क्लोज सिस्टम है। अब अमेजोन के ऊपर आप बायर हो, आपने आईडी बनाया। अमेजोन के ऊपर सेलर्स भी अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। तो वही सेलर से आप सामान खरीद सकते हो जो कि अमेजोन पे रजिस्टर्ड है। लेकिन यूपीआई के जैसे हमने सिस्टम बनाया है ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स, ONDC। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अगर मान लो आपके पास सिर्फ अमेजोन की आईडी है, एक आईडी होनी काफी है आपके लिए। अमेजोन की आईडी का यूज करके आप फ्लिपकार्ट का भी सामान खरीद सकते हो। ठीक है जी। जोमेटो की आईडी का यूज करके आप स्विगी से भी सामान खरीद सकते हो। आपके पास बस एक ONDC की आईडी होनी चाहिए जिसके लिए आप हर प्लेटफॉर्म का यूज करके सामान खरीद सकते हो। ये है बेसिकली पूरा ONDC का कॉन्सेप्ट। पिछले साल इसको कुछ कुछ सिटीज के अंदर जैसे बेंगलुरु, दिल्ली वगैरह में इसको लॉन्च किया गया था। और अभी काफी बेनिफिट्स का नजर आ भी रहा है। काफी सस्ता सामान मिल रहा है लोगों को जो इसका यूज कर रहे हैं। बहुत सारे सेलर्स जो है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर भी लिया है। इनके ऊपर बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो भी आ गए हैं। तो ये जो है ONDC के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात किया है। तो इतना ही आपके लिए काफी है क्योंकि पहले मैं इसकी ट्रेडिंग कर चुका हूँ। लेकिन इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। ठीक है, ONDC के बारे में थोड़ा सा आप इसको देख लोगे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हमारा जो एंड्रॉयड है वो एक ओपन नेटवर्क है, जो एप्पल का फोन होता है वो क्लोज नेटवर्क होता है। तो फिलहाल अमेजोन, जोमेटो वगैरह जो भी यूज करते हैं क्लोज नेटवर्क का यूज करते हैं, नॉट लाइक एंड्रॉयड। लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ONDC? आपने समझ ही लिया इसका मतलब क्या है। एनहेंस ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। जैसे यूपीआई से बेनिफिट हुआ ऐसे ही हमें इससे भी बेनिफिट होगा। प्रमोशन ऑफ द कंपटीशन। अभी क्या है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये सभी सेलर्स को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जहां पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह का इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग होती है। तो ये उन सेलर्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे नाइकी है, ठीक, मान लो नाइकी, एडिडास या कोई भी है। अब मान लो इन्होंने अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साथ एक बंद कमरे में डील कर दिया
कुछ पैसा वैसा उनको दे दिया, हमें नहीं पता उसके बारे में। अब मान लो आप करते हो शूज, आपने एक्सपोर्ट शूज करके अमेज़न पे गए और आपने यहाँ पे सर्च किया, तो सबसे पहले आपको जो 5 रिजल्ट दिखाएगा वो नाइकी के दिखाएगा, क्योंकि नाइकी ने ऑलरेडी उनको पैसा दे दिया है। तो जो छोटे सेलर्स हैं बेचारे, मेरे जैसे, उनका तो प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। अमेज़न पे रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी प्रोडक्ट नहीं आता है। अगर आप नहीं हो रजिस्टर्ड फिर तो आएगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह का कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, तो इससे कॉम्पिटिशन को नुकसान होता है। ओएनडीसी में क्या होगा भैया, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, तो आप कॉम्पिटिशन वहाँ पे इंक्रीज होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस बढ़ेगी, है ना? अगर आप अपने शूज़ खरीदोगे अमेज़न पे जाके, तो अमेज़न के ही सेलर्स आएँगे ना, फ्लिपकार्ट वाले तो नहीं आएँगे। देखिए होता है कि दोनों ओवरलैपिंग करते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर रजिस्टर्ड होते हैं। तो वो तो नहीं, तो इसमें क्या होगा, सबके पास कंज्यूमर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस रहेगा, ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द सेलर्स ऑफ कोर्स, अब सेलर को बेचारे को अमेज़न पे अलग करना पड़ता है, फ्लिपकार्ट पे अलग करना पड़ता है, स्विगी पे अलग से, ज़ोमैटो पे अलग से, तो उसको हर जगह फीस पे करनी पड़ती है बेचारे को। अब वो एक ही बार फीस पे करेगा, और वो भी सस्ते वाली, क्योंकि कमीशन उसमें थोड़ा स्लो होता है, कम होता है, तो सेलर्स को भी बेनिफिट है उसमें, है ना? अट्रैक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन होगा, लोअर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी, बिज़नेस को बेनिफिट होगा। तो ये जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कही हैं। लेकिन हर चीज़ अच्छी हो ऐसी भी ज़रूरी नहीं है, कुछ डाउनसाइड भी होती हैं। डाउनसाइड क्या है? डाउनसाइड ये है कि मैचिंग द चैलेंजेस। अब यार देखिए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट से आम सेलर जो है वो तो कम्पीट नहीं कर पाएगा बेचारा। और आप ये देख लीजिए कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट, इनकी ना जो पॉकेट्स हैं बहुत डीप हैं। भाई इनके पास ना कैश बहुत ज़्यादा है। तो ये तो डिस्काउंट देंगे भारी भरकम, ओएनडीसी पे आपको उतना डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा। तो ये अपने उस पोजीशन का फ़ायदा यहाँ पे डेफ़िनेटली उठा सकते हैं, क्योंकि 80% से ज़्यादा ऑनलाइन मार्केट अभी इन्हीं के हाथ में है। अग्रेसिव डिस्काउंट देते हैं और प्रमोशन बहुत ज़्यादा करते हैं। बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ को अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। नुकसान तो उससे होगा। तो क्या ओएनडीसी कैच अप कर पाएगा? बड़ी बात है। पेमेंट कंपैटिबिलिटी, अभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप पेमेंट करते हो तो बहुत ईज़िली हो जाता है ना? आपका कार्ड वगैरह वहाँ पे स्टोर है, वो सारी चीज़ें हर यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं। ओएनडीसी क्या वो कर पाएगा? ये भी एक देखने वाली बात है, चैलेंज तो है खैर। अकाउंटेबिलिटी सेंटर, अब देखें अमेज़न से आपने प्रोडक्ट मँगवाया, खराब हो गया, आपने रिटर्न कर दिया, सारी प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ चलती है। आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, बंदा आता है, इसको 2 दिन के अंदर लेके चला जाता है। लेकिन ओएनडीसी के अंदर ये अकाउंटेबिलिटी वाला थोड़ा कंसर्न तो होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेलर्स होंगे छोटे-बड़े। अब छोटे सेलर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सामान रिटर्न करें। कई बार लोग क्या करते हैं, अमेज़न से सामान मँगवाया, 10 दिन तक यूज़ किया और उसके बाद उसे रिटर्न कर दिया, ये कह के इसमें डिफ़ॉल्ट है। अब अमेज़न तो वो काम कर सकता है, डीप पॉकेट्स हैं। लेकिन क्या आम आदमी सेलर ऐसा करेगा क्या? नुक्कड़ की दुकान वाला अगर वो एनडीसी पे आएगा, उसका सामान को रिटर्न करोगे आप, तो उसको तो नुकसान हो गया ना बेचारे का, नुकसान है। अब अमेज़न मान लो किसी सेलर के साथ रजिस्टर्ड है, तो अमेज़न को उसकी पूरी खबर है, क्योंकि उसके साथ वो रजिस्टर्ड है ना? उसके पास कितना सामान है, नहीं है, अमेज़न का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डिमांड और सप्लाई को वो कैच अप कर लेता है। लेकिन जो ओएनडीसी के छोटे सेलर्स ओएनडीसी पे रजिस्टर्ड हैं और मान लो वहाँ से जो है 50 ऑर्डर आ गए, उनके पास सामान सिर्फ 20 का ही है। तो बेचारे 30 की रिक्वायरमेंट आप कैसे पूरी करोगे? तो ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो अमेज़न का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट को इसी तरह से दिखाते हैं ताकि डिमांड को फुलफिल कर सकें, है ना? अब देखो बहुत ही मजबूरी होगी तो आउट ऑफ स्टॉक होता है, अदरवाइज़ अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर सामान आपको ठीक-ठाक मिल जाता है। तो ये ओएनडीसी उस चैलेंज को कैसे दूर करेगा, वो सारी हमें देखने वाली चीज़ें हैं। तो प्लस और माइनस, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके ज़हन में रहनी चाहिए जब आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हो, तो क्वेश्चन वगैरह यहाँ से डेफिनिटली आ सकता है। आफ्टर शुगर इट इज टाइम टू रेगुलेट हाउ मच सोल्ट इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो भाई ऐसा है कि आर्टिकल पढ़ने से पहले और आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद ही कर दी इतना नमक खा-खा के। क्योंकि ऐसा लगता है कि देख के आर्टिकल को पढ़ के पूरी हमारी जो जीवन में जितनी समस्याएँ सारी नमक से ही जुड़ी हुई हैं, है ना? तो देखिए, क्या कहता है वो डब्ल्यूएचओ, क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि भाई ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा जी, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होते हैं, हाइपरटेंशन होती है अभी। आपका ब्लड वेसल का जो ब्लड लेवल है के अंदर जो है शुगर कंटेंट है वो सारा ऊपर-नीचे हो जाता है। आपके दिल के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक, है ना? आपके जो ब्रेन होता है, वहाँ तक खून पहुँचना ही बंद हो जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। ब्रेन डैमेज आपका उससे हो सकता है। अरे भाई क्या डराओगे क्या यार? हार्ट डिसीज़, आर्टरी आपकी ब्लॉक हो सकती हैं ज़्यादा नमक खाने से। किडनी आपकी फेल हो सकती हैं।
किडनी वाले डिसीज हो सकते हैं। वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है अगर आप ज़्यादा नमक कंज्यूम करते हो, तो हमारे मसल्स के अंदर और किडनी वगैरह के अंदर और जो जो हमारा पूरा बॉडी बेसिकली है, हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर ज़्यादा पानी भर जाता है, क्योंकि सोड जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे ब्लोटिंग हो जाती है, वो सारी चीज़ें है ना, स्वॉलिंग, एडीमा वगैरह वो सब हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है भाई। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये है कि कैल्शियम, हमारे बोन्स के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, हमारी हड्डियां जो है कमजोर पड़ जाती हैं, टूटने लगती हैं। तो ये होता है सब नमक खाने से। ठीक है। शुगर खाने से भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, एज पर WHO। सोल्ट खाने से भी ऐसा ही होता है, सैचुरेटेड फैट खाने से भी ऐसा ही होता है। ठीक है। आप बटर वगैरह हम लोग कंज्यूम करते हैं, उससे भी ऐसा होता है। बेसिकली बात ये है कि हम जो भी खा रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है, एज पर WHO। मतलब जैसे हम लोग ज्यादा अचार वगैरह खाते हैं या सब्जी में अंदर नमक बहुत ज्यादा डाल देते हैं, है ना, उससे नुकसान होता है एज पर WHO। लेकिन बात ये है, खाने में प्रॉब्लम नहीं है, खाते तो सभी हैं, है ना, बाहर जाकर लोग चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, उसके अंदर सोल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। एक बच्चे के लिए जो है 2 से लेकर 3 ग्राम एवरी डे नमक काफी होता है, लेकिन यूजली बच्चे जो है 5 से 7 ग्राम खा लेते हैं, तो नुकसान तो इसका है ही। प्रॉब्लम फिर भी खाने में नहीं है, प्रॉब्लम खाने में ही है कि हम लोग खा तो लेते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, हम उसे डाइजेस्ट नहीं करते। डाइजेस्ट मतलब हम लोग वर्कआउट नहीं करते, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, वो सिर्फ इनपुट आ रहा है, आउटपुट नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो फिल्टर होकर हमारी बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप खा रहे हो ठीक ठाक ही खा रहे होंगे, लेकिन काम करिए, वर्कआउट करिए, स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा वॉकिंग करिए, थोड़ा रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये बेसिकली स्टडी के अंदर पूरा इन्होंने कहा है कि नमक वगैरह आप ज़्यादा मत खाइए। स्वीडन वगैरह के अंदर कुछ स्टडी हुई है जिन्होंने यही बताया कि हाइपरटेंशन वगैरह वो कैल्शियम कम हो जाता है और वो सारी चीज़ें, ठीक है। 17% केसेस में जो आर्टरी ब्लॉक हुई हैं वो ऐसे लोगों की हुई जो नमक ज़्यादा खाते हैं। चेन्नई के अंदर भी कुछ ऐसी रिसर्च की गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने रिसर्च वगैरह करी हैं, लेकिन इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है नहीं अपने को। चलिए जी, बाकी ये थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पैन जीनोम मैप, ये पुराना सा आर्टिकल है। जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। एक ग्लोबल जीनोम प्रोजेक्ट भी चल रहा है, एक इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, 10,000 इंडियंस का जीनोम सीक्वेंस बना रहे थे। और ये जो 10,000 सैंपल लेंगे हम लोग अलग अलग जगह से लेंगे, नॉर्थ इंडिया से, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, है ना, सब जगह से लेंगे। तो उसके बारे में ही बेसिकली उन्होंने छोटी छोटी यहाँ पे बात की है। पैन जीनोम मैप क्या है, पूरी दुनिया में हम लोग अलग अलग पॉपुलेशन से अलग अलग जो है जीनोम सैंपल्स लेंगे। अलग अलग पॉपुलेशन का क्या मतलब है, यार हम तो सब होमो सेपियंस है ना, है होमो सेपियंस है। तो मेरा सैंपल ले लो, किसी अमेरिका वाले का ले लो, इंडोनेशिया वाले का ले लो, बात तो एक ही है? नहीं, बात एक नहीं है। माना कि हम लोग सब होमो सेपियंस हैं, हम लोग सब एक ही स्पीसीज हैं, लेकिन स्पीसीज के अंदर भी तो वेरिएशन होती है ना यार। अब डॉग है, स्पीसीज तो एक ही है ना डॉग, लेकिन डॉग के अंदर कितनी वैरायटी मिलती हैं? जर्मन शेफर्ड है, पूडल है, लैब्राडोर है, दुनिया भर के डॉग्स हैं। वो डॉग्स कैसे हैं? स्पीसीज तो एक ही है, लेकिन वैरायटी कैसे है? जेनेटिक वैरायटी है, क्योंकि उनके जीन्स के अंदर चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस के हिसाब से ही डॉग के अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग हाइट होती है, उनका हेयर कलर अलग होता है, आई कलर अलग होता है, उनके कैरेक्टर्स अलग होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां उनको अटैक करेंगी वो सब अलग अलग होता है। क्योंकि जीन्स के अंदर अगर चेंज हो गया तो ये सारे कैरेक्टर जो है वो भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जीन्स हमारे बॉडी की प्रोग्रामिंग है। हमारे जो डीएनए में जीन्स होते हैं प्रोग्रामिंग है, उनके बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होता है। तो हम है तो होमो सेपियंस, लेकिन होमो सेपियंस के अंदर जेनेटिक वैरायटी है। ठीक है। इंडिया में रहने वाले, अब इंडिया के अंदर भी अलग अलग जेनेटिक वैरायटी है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में रहने वाले लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन होता है। ऐसे अमेरिका में रहने वाला इंडिया से अलग है, इंडिया वाला इंडोनेशिया वाले से अलग है, इंडोनेशिया वाला चाइना वाले से अलग है, चाइना वाला जो है वो ब्रिटेन वाले से अलग है। तो क्योंकि सबके अंदर हल्का हल्का जेनेटिक वेरिएशन होता है, इसी वजह से सबके अंदर अलग अलग सेपरेट सेपरेट टाइप के डिसीज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये बेसिकली हमारा जीनोम का पूरा प्रोजेक्ट का बेसिकली पर्पस ही यही है। ठीक है, इसके ये इनके हम लोग अलग अलग सैंपल लेंगे और अलग अलग सैंपल्स में हम लोग जीनोम सीक्वेंस फिर बाद में करेंगे। थोड़ी सी आपको ये दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। ये देखिए, ये हमारा जो सेल है भाई, ठीक है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे ये क्रोमोसोम्स होते हैं जो ऐसे पड़े हुए हैं लाइन बना के।
ये, ठीक है। क्रोमोसोम्स किस चीज से बने होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे डीएनए से बने होते हैं, और ये हमारे डीएनए जो है, डीएनए के अंदर हमारे जीन्स होते हैं, और ये जो डीएनए इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड का ही सारा खेल है बेसिकली। हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है, इनका एक सीक्वेंस होता है ATCG, आपने बायोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इनका ही वेरिएशन होता है ATCG, GATC, ये इस तरह से इनका एक पूरा लाइन में सीक्वेंस होता है, इस तरह से, ठीक है। इसी सीक्वेंस का सारा खेल है, और यही सीक्वेंस हम लोगों को करना है, क्योंकि अगर आप ये सीक्वेंस समझ जाते हो ना, तो फिर आप ये समझ जाते हो भैया कौन से सीक्वेंस के अंदर गड़बड़ है, इससे आपको बीमारी होगी, और आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किसी हेल्दी वाले से, इसको काट के यहाँ से कर सकते हो। Cas9 टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है 2 साल पहले। ये बेसिकली हम लोगों को काम करना है। तो जीनोम इज लाइक अ सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, किसी बुक के अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई होती है ना, तो उसी तरह का बेसिकली काम करता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड डिकोडिंग दीज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। 4 डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे जो डीएनए, ऊपर हम मैंने आपको दिखाया, हमारा जो डीएनए है इस तरह के सीक्वेंस का बना हुआ होता है, ठीक है, AT एंड CG, इनके सीक्वेंस को बेसिकली हम जीनोम सीक्वेंस बोलते हैं। अगर हमें ये सीक्वेंस पता चल जाता है तो हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, पोटेंशियल रिस्क कौन कौन से वो पता चल जाता है। तो बेसिकली पूरी दुनिया में जो पैन जीनोम प्रोजेक्ट है वो इसी के ऊपर काम करता है। और हम लोग क्या करते हैं, देखिए, हम लोग ना एक एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक रेफरेंस जीन लेते हैं, ठीक है, सभी का। हमारा जब हम लोग बात करते हैं ना होमोसेपियंस की, 99% हमारे जीन्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। देख कहता है ऑल दो एनी टू ह्यूमंस, मतलब होमोसेपियंस, आर मोर देन 99% सिमिलर टू इन देयर डीएनए, मतलब मैं और आप, मैं और ब्रैड पिट, मैं और डोनाल्ड ट्रंप, हमारे मोर देन 99% जो डीएनए है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी 0.4% का डिफरेंस हो सकता है। आप बोलोगे सर 0.4 डिफरेंट तो बहुत कम होता है, अरे नहीं भाई, अगर आप इसको एब्सोल्यूट टर्म में मानोगे तो बहुत ज्यादा है। एक इंसान के बॉडी में, मतलब हमारे डीएनए के अंदर 3.2 बिलियन इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। तो अगर आप 0.4% भी मानोगे, तब भी 12.8 मिलियन न्यूक्लियोटाइड अलग हो सकते हैं मेरे और आपके, और इनके अंदर अगर 2-3 के अंदर भी फर्क पड़ गया ना, तो वो आपका पूरा करेक्टर डिसाइड कर सकता है, आपका कौन सा डिसीज होगा, आप कौन सा डिसीज के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो, कौन सा डिसीज को आप हैंडल कर सकते हो। यही तो सारा खेल है, और ये हम लोग इस तरह से करने वाले हैं। तो एक हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस, एक रेफरेंस के तौर पे हम लोगों ने अलग एक जीनोम सीक्वेंस लेंगे, उस जीनोम सीक्वेंस के ऊपर फिर हम लोग बाद में दूसरे जीनोम सीक्वेंस को कंपेयर करेंगे, ये अमेरिका वाला, ये इंडिया वाला, इंडिया में भी फिर अलग अलग होंगे, है ना, ये इधर से चाइना वाला, चाइना में भी अलग अलग होंगे, इंडोनेशिया वाला, और इस तरह से पूरी दुनिया के जो, जैसे अफ्रीका वाले अलग से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वेस्ट एशियन रीजन, ओशियानिया वगैरह, वो सब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अभी तक कुछ रीजन्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो जब फ्यूचर में दवाइयाँ वगैरह बनाई जाएंगी, वैक्सीन वगैरह बनाई जाएंगी, तो वो उन जीन ग्रुप्स को ध्यान में रख के ही बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पे बात कही है। चलिए जी, एक उसके बारे में बात करता है, इंडिया एज अ कोड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। तो बेसिकली क्या है ना, जो कोड कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग, एक बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, ठीक है। और ये बायोटेक्नोलॉजी मतलब समझते हो ना, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब एक लिविंग जो हमारे पास सिस्टम होता है, उनका जो सेल स्ट्रक्चर वगैरह होता है, डीएनए वगैरह को हम लोग चेंज करते हैं और कमर्शियल तौर पे उस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। बेसिकली क्रॉप्स वगैरह में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है ना, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके नई नई वैरायटीज बनाई जाती हैं क्रॉप्स की, वो सब हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इंडिया चाहता है कि हम लोग बायो बायो ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बने 2025 तक। $100 बिलियन तक का हमारा आइडिया है, लेकिन ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, इंडिया इसमें अकेला काम नहीं कर सकता, हमें और भी लोगों की हेल्प यहाँ पे चाहिए होगी, एक्सटर्नल सपोर्ट हमें चाहिए। तो कोड मेंबर हमें बहुत जबरदस्त यहाँ पे एक हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक पोटेंशियल तो इसका चीज का है ही। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी, इस समय दुनिया चाइना के ऊपर ऑलमोस्ट डिपेंड करता है, तो ये जो चाइना के लेके इश्यूज हो रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्री चाहती हैं कि हम लोग इंडिया को एक यहाँ पे सामने प्रोजेक्ट करें। तो सारी कंट्री का अपना अपना एडवांटेज है। यूएसए के पास पैसा है भाई, यूएसए हमें फंडिंग कर सकता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए तीनों मिलकर इंडिया की हेल्प कर सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मामले में। इंडिया के पास स्किल मैन पावर है,
और स्किल मैन पावर ही नहीं, हमारे पास जो मैन पावर है वो सस्ती है, अफोर्डेबल स्किल है। आप ये मान के चलिए कि अमेरिका में जो एक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर है या जो डॉक्टर है या वो साइंटिस्ट है, इंडिया में उसके कंपैरिजन में 33% लागत कम होती है बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड में। तो लो कॉस्ट वाले मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया वर्ल्ड लीडर है, ऑलरेडी है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारे यहाँ पे काफी अच्छा है। तो उससे अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के बेनिफिट को यूज करके। वो सब हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन चाइना का इन्होंने फिर वही एंगल बताया। चाइना ने कई साल पहले बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, और आज अगर हम लोग देखेंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो दवाइयां वगैरह बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है, पूरी दुनिया लगभग लगभग चाइना के ऊपर डिपेंड करती है। 70 से लेके 80% जो रॉ मटेरियल आता है दवाइयां बनाने के लिए इंडिया में, वो भी चाइना से ही आता है। तो चाइना के ऊपर इतना डिपेंड करते हैं हम लोग, तो कोड कंट्री सोच रहा है कि हम लोग थोड़ा सा थोड़ा उससे जो है बाहर की तरफ निकलें और इंडिया को थोड़ा सा यहाँ पे प्रोजेक्ट करें। तो ये हमारा वर्कफोर्स को तो बूस्ट करेगा ही, और बैरियर्स को भी कम करेगा। हमारे जो साइंस प्रोफेशनल्स हैं, डेफिनेटली उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वर्कफ़ोर्स हमारे यहाँ पे वर्कफ़ोर्स तो है, लेकिन क्वालिटी वर्कफ़ोर्स नहीं है। वो ह कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो जो यूनिवर्सिटीज़, जैसे अभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में इनवाइट किया जा रहा है, तो डेफिनिटली नया टैलेंट इंडिया के अंदर आएगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। अमेरिका वगैरह ये जो कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह हमें कुछ बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकती हैं, है ना? वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोला है, हम लोग यहाँ पे डेफ़िनेटली कर सकते हैं। तो कोड एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बाहर आके निकल सकता है और एक अच्छा काम कर सकता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे पूरी बात कही है। उसके अलावा हमारे पास एडिशनल आर्टिकल है, आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी बच्चों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय